Hello everyone, very warm good evening to all of you. Welcome to Sri Ram's IS. This is your mentor Arsu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, things are fine. And with this we'll start with today's session. Very important articles. ब्लेंड है, प्रीलिम्स के भी हैं, मेन से एसोसिएटेड भी हैं, चर्चा का विषय भी है. जैसे हम सेशंस देखते हैं, मतलब एवरी डे इफ यू आर रेगुलर विद दीज लेक्चर्स, तो अभी तक यू माइट बी कंफर्टेबल राइट विद दीज सेशंस, स्टाइल ऑफ टीचिंग एंड सेशन में क्या कुछ होता है. तो एक आइडिया मतलब आपको लग चुका है कि ये सेशन किस तरीके से प्रिपेयर होता है आपके लिए. ऊपर के जो 3 आर्टिकल्स आप देख रहे हो, ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हैं. कामलिंग टाइगर रिजर्व प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पर है, कैसा फ्लोरा, कैसा वेजिटेशन, कौन सी रिवर इससे एसोसिएटेड है, प्रीलिम्स बेस्ड है. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और यहाँ से कुछ फॉर्डर आपको मेंस के लिए भी मिल सकता है. जब एक सब्जी बनाते हैं ना, अब क्या होता है, सब्जी बनाने के बाद ना उसके ऊपर धनिया डालते हैं. वो धनिया किस लिए डलता है? ताकि सब्जी की सुंदरता और उसमें टेस्ट और ज़्यादा एनहांस हो जाए, मतलब बहुत सुंदर दिखने लग जाती है एट लास्ट जो भी आप डिश बनाते हो. ये जो आर्टिकल आज है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो वो धनिये की तरह काम करेंगे. मतलब आपके मेंस के आंसर में अगर आप उनको ऐड करोगे तो वो आंसर की खूबसूरती और ज़्यादा निखर के आएगी बाहर. ऐसा तो उस कंटेंट को बोलते हैं मेंस फॉर्डर. ऐसा लगा, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स जो सिर्फ हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव का आर्टिकल है, लेकिन अगर आप उसमें से कुछ ऐसा निकालते हो जो अच्छा कुछ यहाँ से डेटा निकल आया, कुछ उस आर्टिकल की कुछ ऐसी एनालिसिस, कुछ तो ऑब्वियसली मेंस, कंप्लीटली मेंस पर्सपेक्टिव है. जैसे कि क्लाइमेट चेंज लिंक टू द अकरेंस ऑफ डिसीजेस, जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हो, जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हो. डायरेक्टली पता चल रहा है हेल्थ सेक्टर से भी लिंक्ड है. क्लाइमेट चेंज मतलब यहाँ तो आपने क्लाइमेट को और हेल्थ को लिंक कर दिया आपस में. क्लाइमेट चेंज कैसे डिसीजेस से लिंक्ड है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है. और ये आजकल मेंस में यूपीएससी ऐसे ही सवाल पूछ रहा है जहां पर आप जीएस पेपर 2 का है या जीएस पेपर 3 का है, उसमें भी कनेक्टिविटी है. तो ये तो साफ साफ वो लिखा है सामने कि भैया मैं मेंस के फॉर्डर में जा रहा हूँ, मैं मेंस का ही कंटेंट हूँ. लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल्स जैसे ये हैं, ये अब आप आई होप आप समझ रहे हो, ये आपके वो इसका कुछ एक कंटेंट वो आपके धनिये की तरह काम करेगा. तो मैं बता दूंगी क्या कुछ है जो आप अपने मेंस के लिए यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. दादा साहेब फाल्के अवार्ड अभी रिसेंटली किसको मिला है, इन अवार्ड्स के बारे में जानेंगे. कितना क्या प्राइस होता है, कौन एलिजिबल है, किस लिए दिया जाता है, एवरीथिंग इन डिटेल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. ये मैंने बता ही दिया, मेंस के लिए आर्टिकल है. चर्चा का विषय ये है कि MS स्वामीनाथन जी, the driver of India's transformatory green revolution passes away. He passed away. अब सबने सुना ही होगा इनका नाम, जिन्होंने नहीं सुना है बहुत हैरानी की बात होगी. तो आज थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं. ये इनकी तस्वीर है. MS स्वामीनाथन, the father of India's green revolution and a renowned Indian agricultural scientist. फूड के मामले में मतलब हम भरपूर मात्रा में, हमारे पास सब कुछ है, अच्छी प्रोडक्शन होती है राइस की, वीट की, अभी में मिलेट्स, एवरीथिंग. मतलब एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स अगर आप इंडिया के देखो, जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ईस्ट से वेस्ट तक, तो हर एक कहीं पर किस तरीके की सॉइल है, कभी कहीं कैसी सॉइल है, कहीं कैसा क्लाइमेट है, तो उस वेदर है, तो उस बेसिस पे आपका जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इंडिया में बनते हैं, उस वजह से एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, प्रोडक्शन बहुत अच्छी है. लेकिन ये अभी की बात है. जब हमने वो टाइम भी सुना होगा, सबने पढ़ा ही होगा, जहाँ पर पोस्ट इंडिपेंडेंस खाने के लिए मतलब वीट तक हम यूएस से ले रहे थे, तब हमारे पेट भर रहे थे. तो उस सिचुएशन से जिसने निकाला, ऑब्वियसली सबका एक मिल बांट के ही रोल रहा है, लेकिन उस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किनको बोला जाता था? MS स्वामीनाथन को. MS स्वामीनाथन इज अ रिनोन्ड इंडियन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, जिनकी वजह से अगर आपने देखा कि यूपी
हरियाणा, पंजाब में वापस से चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज हुई और प्रोडक्शन अच्छी हुई, जहां हमने बात करी थी हाई क्वालिटी सीड्स की, वो सब क्रेडिट जाता है MS स्वामीनाथन जी को, राइट। सो इनके बारे में थोड़ा सा आज जानेंगे, क्योंकि बेसिकली 98 ईयर्स के थे वो। थर्सडे को ही पास्ड अवे। He was like a leader in farming, a pioneer of, or you can say a leader in farming, and he did really important work that helped the farmers in India, जिनके पास पैसे भी नहीं थे। तो he basically ensured कि जो low income farmers हैं वो किस तरीके से ज़्यादा yield को produce कर पाए, right? Father of economic ecology, he was known as by United Nations Economic Environment Program also, तो UNEP, ये भी आप जान सकते हो, right? So स्वामीनाथन ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क 1960s में, 1970s में जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उस टाइम पे उन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशनाइज इंडियन एग्रीकल्चर। जब मतलब खाने की इतनी दिक्कत हो रखी थी, देयर वॉज फेमाइन, और हमें सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करनी थी कि कम से कम वीट तक तो हम बाहर से नहीं लेकर आए। तो उस टाइम पे ही हेल्प द कंट्री टू स्टेव ऑफ दिस फेमाइन एंड अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन। सो यूनाइटेड नेशंस कॉल्ड हिम फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी, ठीक है। स्वामीनाथन्स पाइनियर एफर्ट्स इन्वॉल्व द डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्शन, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ वीट एंड राइस, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ था। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली मॉर्निंग हिज डिमाइज सेड दैट at a very critical period in our nation's history, his groundbreaking work in agriculture transformed the lives of millions, ensured food security. तो उन्होंने ट्विटर पे, you can see, using this social networking platform, Prime Minister added, beyond his revolutionary contributions to agriculture, Dr. Swaminathan was a powerhouse of innovation and a nurturing mentor to many. His unwavering commitment to research and mentorship has left an indelible mark on countless scientists and innovators. तो यहाँ पर ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, श्री स्वामीनाथन, जैसे कि मैं बात कर ही रही हूँ, वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हु हेल्प फार्मर्स इन इंडिया। ही मेड, बेसिकली उन्होंने क्या किया है, साइंटिफिक टेक्निक्स ही स्टडीड डीपली, ही अंडरस्टूड कि लोकल कंडीशंस कैसी हैं, क्या ज़रूरत है, कैसे आप ट्रेडिशनल मेथड्स को मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स के साथ कंबाइन कर सकते हो। इस नई अप्रोच को, इस इनोवेटिव अप्रोच को उन्होंने उतारा एंड ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ लो इनकम फार्मर्स, countless low-income farmers, and contributed to nation's economic growth. Swaminathan was also awarded first World Food Prize also in 1987, और उन्होंने वो पैसा जो है यूज़ किया टू एस्टैब्लिश MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई के अंदर। उसके बाद he was also awarded with Raman Magsaysay Award 1971 में, एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड 1986 के अंदर। सो बियॉन्ड हिज वर्क इन इंडिया, स्वामीनाथन वॉज अ इन्फ्लुएंशियल फिगर ऑन द ग्लोबल स्टेज एज वेल, right? He was named one of the 20 most influential Asians of 20th century by Time magazine. So ये उनका impact रहा है। मतलब he didn't just help India, but he also helped with farming and other environmental projects around the world, right? So उनका एक योगदान, you can say, जो लॉन्ग लास्टिंग वेज उन्होंने उतारे फार्मिंग के अंदर, दे आर गुड फॉर द एनवायरनमेंट, दे हेल्प एवरीवन इंक्लूडिंग द फार्मर्स आल्सो, राइट? तो ये था चर्चा का विषय। इसके बाद चलते हैं आज के मेंस के आर्टिकल के ऊपर। सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स, यू कैन शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू गिव कमेंट में अपना फीडबैक। या फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वट एवर कम्स टू योर हार्ट, फ्रॉम योर हार्ट। जैसे सेशन को देखते हो क्या लगता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज़ वन वे जहाँ पर हम वी कैन कम्युनिकेट ऑल्सो, राइट? सो डू लेट मी नो। Moving forward with the other article, that is with climate change, tackling new diseases scenarios, GS paper 2,
जीएस पेपर 3 मतलब क्लाइमेट चेंज को आप यहाँ पर डिसीज के जो नई डिसीजेज हैं उनके साथ लिंक कर रहे हो। बहुत ही अच्छा आर्टिकल मैं इसको बोलूँगी अपने आप में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आईपीसीसी रिसेंटली शेयर्ड अ रिपोर्ट मार्च 2023 के अंदर, किस तरीके से जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इट इज मेकिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेज वर्ल्ड वाइड इवन वर्स। मतलब क्या डिसीजेस जो इन्फेक्शियस डिसीजेज है, लेट्स से कोविड-19 है, कोई भी पैंडमिक है, पैंडमिक से छोड़ो आप डेंगू ले लो, नीपा वायरस, जीका, कुछ भी ले लो, क्या इनका क्लाइमेट चेंज से लिंक है? क्या बदलता क्लाइमेट आज के टाइम पे इस इन्फेक्शियस डिसीजेस के रिस्क को और ज़्यादा बढ़ा रहा है? ये हो सकता है। जिस तरीके से द वे आर क्लाइमेट इज चेंजिंग, इट अफेक्ट्स हाउ डिसीजेज स्प्रेड। फॉर एग्जाम्पल, आज एक मच्छर से भी डर लगता है। डिसीजेज दैट आर कैरिड बाय मॉस्किटोज लाइक डेंगू, अब वो यूजुअल पैटर्न नहीं फॉलो कर रहे, दे आर नॉट लॉन्गर फॉलोइंग देयर यूजुअल पैटर्न। डेंगू आउटब्रेक्स आर हैपनिंग एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। ऐसा नहीं है अक्टूबर के मंथ में ही डेंगू आएगा या जनवरी के मंथ में ही डेंगू आएगा, नहीं। जिस तरीके से टेम्परेचर बदल रहा है, जिस तरीके से बारिश हो रही है, जिस तरीके से ह्यूमिडिटी है, सो दिस चेंज इन टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी मेस अप द यूजुअल साइकिल ऑफ हाउ डिसीजेस स्प्रेड। ये चेंजेस अफेक्ट कर रहे हैं लाइक where the insects and animals that carry the diseases live also. Heat can change the genetic makeup of the disease, causing germs, making them more dangerous. It might happen. This is a very big problem for our health and it will cost a lot of money to deal with. By 2030, it's estimated that just the direct health cost would be around 2 to 4 billion US dollars every day. तो एक्शन लेना क्लाइमेट, सिर्फ अब क्लाइमेट चेंज सिर्फ अगर अभी भी सीरियस नहीं हो रहे हो तो कईयों को अब क्या पता वो जागरूक हो जाए कि क्लाइमेट चेंज और डिसीज का भी आपस में लिंक है। आप देखो किस तरीके से, हाउ इज क्लाइमेट चेंज लिंक टू द अकरेंस ऑफ डिसीजेस, दीज आर द पॉइंट्स। और मैं एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये पॉइंट्स आपको एज इट इज मेंस के आंसर में लिखने, समझा मैं दे रही हूँ। किसी भी बीमारी का फैलना और वहाँ के टेम्परेचर से, वहाँ की ह्यूमिडिटी से, वहाँ की रेनफॉल पैटर्न से, सब चीज़ों से लिंक्ड होता है। और जिस तरीके से शिफ्ट हो रहे हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैंने आपको बताया कितना कॉस्ट लग सकता है। तो हैबिटेट लॉस एंड जूनोटिक डिसीज, फर्स्ट पॉइंट देखो, क्लाइमेट चेंज इज कॉजिंग सम एनिमल्स टू लूज देयर होम्स, ऑब्वियसली pushing them into the areas where people live, हो सकता है। जब एनिमल्स जिनको डिसीज है, when they are carrying the disease, they come to contact with the humans, chances बढ़ गए of the disease passing from animals to people। जैसे कि अभी हम कितना पढ़ रहे हैं, केरला में निपा वायरस, उसका आउटब्रेक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, which happened because the virus jumped from bats to ह्यूमन्स। किसकी वजह से? ड्यू टू हैबिटेट चेंज। हैबिटेट चेंज क्यों हुआ? ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, राइट। टेम्परेचर और डिसीज का स्प्रेड होना, जैसे जैसे धरती गर्म हो रही है, इट चेंजेस द बिहेवियर एंड होम्स ऑफ एनिमल्स दैट कैरी द डिसीजेज। मॉस्किटोज, टिक्स, दे कैरी डिसीजेज लाइक मलेरिया, लाइम डिसीज। वार्मर टेम्परेचर होगा तो जो डिसीज कैरिंग बग्स हैं, दे कैन सर्वाइव इन द न्यू प्लेसेस that they couldn't before, हो सकता है spreading diseases to the more people। बारिश के बदलने से heavy rains can create the places जहाँ पर disease spreading mosquitoes can lay their eggs। flood caused by heavy rains can contaminate the water sources, harmful germs होंगे, dysentery, cholera, तो ये सारे के सारे diseases वापस से देखने को आपको मिलेंगे। उसके बाद क्या है? altered vector behavior, जैसे मच्छर है। अब जिस तरीके से these creatures that carry the diseases, they are acting differently because of changing weather। जब टेम्परेचर गर्म होता है, it make them spread the disease faster because germs inside them grow more quickly in fewer cases, so this means they can make people sick faster।
फूड सिक्योरिटी, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज की वजह से इट इज हार्ड फॉर द फार्मर्स टू ग्रो द फूड एंड दिस मीन्स देयर माइट नॉट बी एनफ फूड फॉर एवरीवन. पिंक बॉलवर्म अटैक अभी कॉटन पे, राइट? सो दैट कैन बी द केस. चेंजिंग डिसीजेज लैंडस्केप, क्रेजी वेदर हो सकता है, स्टॉर्म्स हो सकती हैं, सुपर हॉट डेज, बिग फायर्स. सो ये सारी चीजें दे आर हर्टिंग पीपल एंड मेकिंग देम मूव फ्रॉम देयर होम्स. तो एक्सट्रीम वेदर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है एंड चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ परसेप्शन, ऑब्वियसली न्यू टाइप ऑफ डिसीजेज. अभी डिसीज एक्स हमने कुछ टाइम पहले ही चर्चा में पढ़ा था. न्यू डिसीजेज कैन पॉप अप. Old ones, so they will spread in new ways. More than half of the diseases that make us sick, they get worse because of these changes. Traveling to different places. Right? So these are the scenarios. But अब कर क्या सकते हैं? What are the measures that should be taken to address this issue? Cleaner and better ways to make energy we can use. Wind, sunlight. ऐसी मशीन्स यूज करो जो पॉल्यूशन कोज नहीं करें, ताकि क्लाइमेट कंट्रोल, एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस यूज करो. इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फ्यूल्स दैट इज हार्मिंग द एनवायरनमेंट, वी कैन यूज बायोफ्यूल्स दैट आर मेड फ्रॉम प्लांट्स. वही आप क्लाइमेट को कैसे, क्लाइमेट चेंज होने से कैसे रोक सकते हो? टेकिंग केयर ऑफ नेचर, उसके बाद लिंक करना है, साथ में डिसीजेस भी है. फॉरेस्ट, सॉयल, ओशंस, वी शुड प्रोटेक्ट देम बिकॉज दे हेल्प सोक अप दोज बैड गैसेस. ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करो, डिफॉरेस्ट्रेशन नहीं करो, मेक योर सॉइल हेल्दी. प्रिवेंट प्लेसेस फ्रॉम बिकमिंग डेजर्ट्स और गेटिंग रूइंड. एक हेल्दी लैंड होना चाहिए, राइट? उसके बाद अपनी जो डिसीज सर्विलियंस है, ये सब कुछ इसी के अंदर है. स्ट्रेंथनिंग द डिसीज, मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, इसको अलग नहीं लिखना है. कहीं लिखो कि अच्छा सॉइल कंजर्वेशन करो, कहीं एफॉरेस्ट्रेशन नहीं, वो एक ही में आ गया, मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, उससे पता चल गया, डन. सेकेंड इज अपने डिसीज सर्विलियंस सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी, राइट? सो इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी फॉर वॉचिंग दीज डिसीजेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वन हेल्थ अप्रोच. We should look at health as a big picture, considering not only humans but also animals, plants, environment, सबको साथ में. Different government departments should work together now. Like those who are taking care of animals, environment, अलग अलग हैं, लेकिन सबको साथ में आना पड़ेगा. They need to work closely together and then they can share the information also. Capacity building and resource allocation. Training the doctors, scientists and others to be really good at watching diseases. अभी हमने कल एक स्कीम पढ़ी थी, मुझे चैट सेक्शन में बताना, जहाँ पर हम बात कर रहे थे R&D को स्ट्रॉन्ग करते हैं फार्मास्यूटिकल्स के अंदर भी. लोगों को बताओ about the dangers of the diseases that are related to climate change. Awareness, international collaboration, दूसरी कंट्रीज के साथ में काम करना to handle the diseases together. Use funds from organizations like World Bank. Program evaluation and adaptation. देखो कि जो आपने प्लान बनाया है, आर दे वर्किंग वेल? चेंज आवर प्लान्स एज नीडेड टू स्टे अहेड ऑफ द न्यू डिसीजेस. सो ये सारी बातें आप खुद भी देखो. आप अपना प्लान बनाते हो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, अच्छा आज ये करना है, आज ये करना है, आज ये करना है, कल का ये प्लान है, परसों का ये प्लान है. अगर नहीं बना रहे हो, बनाओ. बिना प्लान के कुछ नहीं होता है. तो प्लान बनाने के बाद इट माइट हैपन कि नहीं काम हो पा रहा, 60% हो रहा है, 40% नहीं हो रहा, और वाइस वर्सा. चेंज करो उसको. ऐसा नहीं है प्लान ही चेंज करते रह जाओ. कहने का मतलब ये है, you need to make sure that are you working well on the plans that you made. In case no, keep checking first of all if the plans are working well. If not, if there is need to change, do change it, right? So these are the things. Now overall, if I conclude this article, तो देखो climate change does not only affect diseases but also makes extreme weather, breathing, heart problems, mental issues more worse. Example, Nipah virus in Kerala should make us realize that just focusing on medicines is not enough. We need to do more to protect the nature, work together, consider the health of humans, animals, plants, environment as a one big picture. ठीक है, उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा.
एंड इसी के साथ चलते हैं हमारे आज के अगले आर्टिकल के ऊपर। Around 20 different butterfly species were recently identified and recorded during a butterfly walk and nature trial organized by कामलैंग टाइगर रिजर्व। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, म्यांमार का बॉर्डर लगता है। सो इट इज लोकेटेड इन दी साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ लोहित डिस्ट्रिक्ट। बाकी देखो आज अरुणाचल प्रदेश के आपको ये सारे देखने पड़ेंगे आसपास जो भी हैं, आसाम के हैं चाहे, ठीक है, काजीरंगा, नामीरी, औरंग, बक्सा, मानस, पके, नामदपा कर लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। नॉर्थ ईस्ट के टाइगर रिजर्व्स आज का होमवर्क है आपका। रही बात इस टाइगर रिजर्व की, तो इट इज लोकेटेड इन दी साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ लोहित डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार के बॉर्डर के पास में लगता है। नाम कामलिंग रिवर से ही पड़ा है जो इसको यहाँ से बहती है और ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है। It is spread between the famed Namdapha National Park on its south and Lang River on its north. Local inhabitants are Hishmi, Digaru, Mizo. लैंडस्केप यहाँ पर आपको डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, रिवर्स, हिल्स देखने को मिलेंगे। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है एज इट फॉल्स विद इन सब ट्रॉपिकल जोन। यूपीएससी यहाँ से सवाल पूछ सकती है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। वेजिटेशन ट्रॉपिकल है, टेम्परेट भी है, एल्पाइन भी है। सो जो लोअर अरुणाचल है ना, तो जो लोअर रीचेस एंड फुट हिल्स है रीजन के, वहां आपको ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो एल्पाइन वेजिटेशन डोमिनेट करेगी। फ्लोरा, ये सारे कॉमन स्पीशीज ऑफ ट्रीज हैं जो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। एंड एज फार एज एनिमल्स आर कंसर्न, ऑल फॉर बिग कैट्स, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, लेपर्ड, टाइगर, दे आर द कॉमन इनहेबिटेंट्स एंड ऑल अदर फॉर बिग कैट्स। एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर जो भी हैं, हिमालयन पाम सिवेट, लेपर्ड कैट, स्लो लोरीज, होलोक गिबॉन, ये सब स्पॉट कर सकते हो यहाँ सेंचुरी में। बाकी और स्पीशीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। As far as global innovation index is concerned, India retains 40th rank out of 132 economies in the Global Innovation Index 2023 ranking. सबसे पहला सवाल बिना कुछ सोचे ये आना चाहिए कि इस इनोवेशन इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। होता क्या है? इट इज़ अ रैंकिंग, मतलब इंडेक्स इज अ रैंकिंग दैट शोज कि हाउ गुड अलग अलग कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज आर एट बीइंग इनोवेटिव, और इन अदर वर्ड्स हाउ दे गुड आर एट इन कमिंग अप विद न्यू आइडियाज एंड इन्वेंशंस. So it's created by World Intellectual Property Organization. So it's like a report card for the countries on how well they are doing in being creative and innovative. रैंकिंग में बात करें तो इंडिया इज प्लेस एट द 40th पोजीशन. इस साल नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद CII एंड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज होस्टिंग वर्चुअली द इंडिया लॉन्च ऑफ GII 23 ऑन 29th of September 2023, यानी कि आज. फाइंडिंग्स देख लेते हैं. इंडिकेटर्स होते हैं ऑब्वियसली, उन इंडिकेटर्स में से जो रैंकिंग आई है टॉप 5 कंट्रीज जो हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन, US, UK, सिंगापुर. दे आर टॉप 5. दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन कमिंग अप विद न्यू एंड क्रिएटिव आइडियाज दैट कैन हेल्प देयर कंट्रीज ग्रो एंड इम्प्रूव. एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इंडिया इज अमंग द 40 कंट्रीज. राइट, सो इंडिया इज प्लेस्ड एट 40th पोजीशन आउट ऑफ 132 countries. So this means India is among the 40 countries showing good innovation efforts. Right, so ranking is based on a lot of information that is collected from different sources, जैसे कि मैं बता ही रही थी. So India is doing well in innovation. थोड़ा सा मैं इंडिया स्पेसिफिक की बात करूं, इंडिया, ईरान, फिलीपींस, तुर्की, वियतनाम, इंडोनेशिया, they are among वो economies that within the GII top 65 that climbed fastest in the ranking over the last decade. मतलब अगर देखा जाए in the past decade इंडिया और ये सारी countries are climbed up अपने innovation ranking में बहुत अच्छा इन्होंने quite rapidly they have performed. So India is doing well in innovation as compared to the countries at similar level of development, consistently improve हो रहा है. Central or Southern Asia region, in that region India is leading in some of the important areas.
ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, ये आप देख सकते हो, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट। ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च मतलब इंडिया इज स्ट्रॉन्ग इन हैविंग एडुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल, इन्वेस्टिंग इन रिसर्च। दूसरा बिजनेस सोफिस्टिकेशन, इंडिया इज गुड एट हाउ बिजनेसेस ऑपरेट एंड ग्रो, मतलब एक थ्राइविंग बिजनेस एनवायरनमेंट है। तीसरा, इंडिया इज ऑल्सो एक्सेलिंग इन क्रिएटिंग एंड यूजिंग नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी फॉर वेरियस पर्पसेस। इंडिया की बात करूं तो सम स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स ऑफ इंडिया इन इनोवेशन इंक्लूड एक्सपोर्टिंग आईसीटी, which is a big achievement, 5th position. Attracting venture capital, which is money to support the new business ideas, 6th position. Producing good number of graduates in science and engineering, 11th position. Attracting investment from global companies for R&D, 13th position. These are the strong indicators. Clear है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूं तो ये तो मैंने आपको बताई दिया, बट दो चीजें जान लो। इट इज वन ऑफ द 15 स्पेशलाइज एजेंसीज ऑफ यूएन, 193 मेंबर्स हैं और हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। ठीक है, लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज सेशन, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनाउंस दैट लेजेंडरी एक्ट्रेस, आप देख सकते हो, वहीदा रहमान जी विल बी ऑनर्ड विद दिस अवार्ड। हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, हर साल दिया जाता है एट नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी बाय डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, एन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सो किसको दिया जाता है? वन हु हैज डन देयर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा। क्या दिया जाता है? एक द अवार्ड कंप्राइजेज ऑफ स्वर्ण कमल, गोल्डन लोटस, शॉल, कैश प्राइज ऑफ 10 लाख रुपीज। सो अवार्ड दिया जाता है एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कमेमोरेट दादा साहेब फाल्के's contribution to the Indian cinema, who was known as the father of Indian cinema. फर्स्ट 1969 में दिया गया था। द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड वॉज एक्ट्रेस देविका रानी, द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा हो। इफ येस, प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। This is your mentor Arzu Kakkar signing off. We'll meet you with other articles tomorrow. Till then, take care, good luck, good wishes, happy learning, all the best. Thank you once again.